अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम ऑपरेशनल सिक्योरिटी का पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल लेक्चर है, तो एटलीस्ट मेरे लिए तो बोरिंग है। मुझे आपका नहीं पता कि अगर आप थ्योरेटिकल पर्सन हैं तो आपको ये अच्छा लगेगा, अगर आप थ्योरेटिकल पर्सन नहीं हैं तो ये आपको भी बोरिंग लगेगा। सेकेंडली, ये हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर है, इसके बाद एक लेक्चर और रह गया, और जो लास्ट 2 लेक्चर्स हम पढ़ेंगे इंक्लूडिंग दिस वन, ये और इससे आगे वाला जो लेक्चर है, इसमें से हमारे फाइनल पेपर में कंटेंट बहुत कम आएगा। तो आप लोगों को वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि ये थ्योरीज हैं, इसमें जस्ट प्लेन इंग्लिश है, कुछ टर्म्स नहीं है, कुछ भी टेक्निकल नहीं है। तो अगर आप एक दफ़ा स्लाइड्स को बैठ के पढ़ लेंगे खुद भी, तो आपको ये ईज़िली समझ आ जाएगा। सेकेंडली, हमारे पास असाइनमेंट्स जो हैं वो 3 पूरी हो गई हैं और 3 ही की रिक्वायरमेंट थी, तो असाइनमेंट मैं आपको न्यू नहीं दूंगा। क्विज़ेस, क्योंकि आप लोगों के मिड टर्म के मार्क्स इतने कोई अच्छे नहीं रहे, तो मैं क्विज़ेस लूँगा। और मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप लोग क्विज़ेस दें और उसमें अच्छा परफॉर्म करें। मैंने आपको असाइनमेंट्स जो दी हुई हैं उन पे मैं भी देख रहा था कि जो रिस्पांस है वो कुछ अच्छा नहीं है। सिक्योरिटी ऑडिट क्वेश्चंस की असाइनमेंट थी, उसमें जस्ट 19 लोगों ने वो असाइनमेंट दी है, 24 स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट नहीं दी। इसी तरह से कीलेस एंड कीपैड की कीड साइफर की मैंने आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए दी थी, तो वो भी 14 स्टूडेंट्स ने नहीं दी। तो अब इन 14 स्टूडेंट्स का या फिर इन 24 स्टूडेंट्स का तो मैं कुछ नहीं कर सकता। असाइनमेंट की इस दफ़ा आपकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है असाइनमेंट क्विज़ेस की, तो असाइनमेंट्स तो हमारी हो गई हैं। तो आगे वाले जो भी क्विज़ेस हैं आपके, आप काइंडली उसको थोड़ा सा सही तरह से उनको अटैम्प्ट कीजिएगा और अच्छा परफॉर्म करने की ट्राई कीजिएगा। ओके, ऑपरेशनल सिक्योरिटी एक्चुअली हमारे पास यूज़ होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी के हवाले से, कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, उसको किन किन तरह के इश्यूज़ या फिर थ्रेट्स का सामना करना पड़ सकता है, और उन इश्यूज़ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कौन कौन से लोग ऑपरेट कर सकते हैं या फिर कौन कौन से लोग उसके रीज़न बन सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी परफॉर्म्स 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन किन किन फंक्शंस को परफॉर्म करने की एबिलिटी रखती है। दैट मीन कि अगर आपका सॉफ्टवेयर हाउस है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके सॉफ्टवेयर हाउस में जस्ट वेब एप्लीकेशंस बन रही हैं, या फिर वेब एप्लीकेशंस के साथ आप मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना रहे हैं, या फिर आप iOS पे भी काम कर रहे हैं, फिर आपके पास SEO है, फिर आपके पास डेटा एंट्रीज हैं, फिर आपके पास मशीन लर्निंग के टास्क हैं। तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनैलिटीज़ जितनी भी हैं उनका पता होना चाहिए कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, और फिर हमने उन फंक्शंस को, उन फंक्शनैलिटीज़ को बेटर तरीके से परफॉर्म करना है, ताकि उनमें जितने भी रिस्क हमारे आएंगे उनको मिनिमाइज किया जा सके। सेकेंडली, enable the safe operation of applications implemented on the organization's IT system। तो हमने, जैसे अगर हम सॉफ्टवेयर हाउस की बात करें, तो हमने अगर कोई भी वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की हुई है और वो हमारे ही IT सिस्टम पे, हमारे ही सर्वर्स पे रन हो रही है, तो हमें इंश्योर करना है कि हमारे जो सर्वर्स हैं वो सिक्योर्ड हैं, वहाँ पे कोई भी
अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन नहीं कर सकता। देन then protects collected and used data of the organization। अब हमने अपनी एप्लीकेशन जो हमने लॉन्च की हुई हैं उनसे अगर तो डेटा को कलेक्ट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यूज़र की इंफॉर्मेशन पड़ी है, यूज़र नेम्स, ईमेल्स, मोबाइल फ़ोन नंबर सॉरी, और पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, तो उस इंफॉर्मेशन को हमने प्रोटेक्ट करना है, उस इंफॉर्मेशन तक अनऑथराइज एक्सेस कोई गेन ना कर सके, हमने इस चीज़ को इंश्योर करना है। और लास्टली है सेफ गार्ड्स द टेक्नोलॉजी एसेट्स इन यूज एट द ऑर्गेनाइजेशन। हम जो जो सॉफ्टवेयर एसेट्स टेक्नोलॉजी के यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास राउटर्स हैं, हमारे पास लैपटॉप्स हैं, या फिर नेटवर्क प्रिंटर्स हैं, हमने इंश्योर करना है कि हमारे पास वो एसेट्स सब सेफ हैंड्स में हैं और उनको कोई भी इलीगली एक्सेस नहीं कर रहा, उनको यूज़ नहीं कर रहा। तो ये 4 मेन पर्पसेस हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इंश्योर करने के। फिर आगे डिफरेंट जो अभी हमने पढ़े हैं उनकी एक्सप्लेनेशन गिवन है। प्रोटेक्टिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, डिसीजन मेकर्स इन ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट set policy and operate the organization in compliance with the complex shifting legislation that controls the use of technology। तो हमारे पास जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं वो अंडर सिंगल पॉलिसी होने चाहिए, और जितने भी हमारे पास लोग काम कर रहे हैं वो उस पॉलिसी को एक्नॉलेज करें और उसको फॉलो करें। ऑर्गेनाइजेशन आर अंडर इमेंस प्रेशर to acquire and operate integrated, efficient and capable applications। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो डिफरेंट एप्लीकेशंस के ऊपर उनकी टाइमलाइन डिफरेंट होती हैं, उनके ऊपर प्रेशर डिफरेंट होते हैं, और फिर कुछ एप्लीकेशंस आपकी ऐसी होती हैं जिस पे मैन पावर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो जब आप अपनी मैन पावर को किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि आपकी दूसरी एप्लीकेशन जो हैं वो इग्नोर हों। तो आपने क्या करना है कि जो आपकी इग्नोर्ड एप्लीकेशन हैं हो सकता है कि वहाँ से हमारा डेटा जो है वो लीक होना शुरू हो जाए, या फिर अगर हमने मैन पावर बढ़ाई है किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए तो हो सकता है कि मैन पावर के ज़्यादा होने से हमारा जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो डिस्टर्ब हो जाए और हमारी जो एप्लीकेशन के गोल्स हैं वो मीट ना हो सकें, सिक्योरिटी के गोल्स हैं वो मीट ना हो सकें। तो इन चीज़ों को भी हमने कंसीडर करना होता है कि हम किन एप्लीकेशंस के ऊपर कितने लोग लगा रहे हैं और उन लोगों की कैपेबिलिटीज़ कितनी हैं, एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स कितनी हैं, इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। और इसके लिए फिर हमें एक यूनिफॉर्म किस्म की पॉलिसी बनानी पड़ेगी। द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन नीड्स to create an environment that safeguard applications using the organization's IT system, particularly those applications that serve as important element of infrastructure of the organization। तो हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एप्लीकेशंस को सिक्योर करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे। वो स्टेप्स इस तरह से भी हो सकते हैं कि हमारे जो उन एप्लीकेशंस के जो भी कोड्स हैं या फिर जो भी उनका डेटा है वो ऑर्गेनाइजेशन के आईटी सिस्टम से बाहर ना जाए किसी भी सूरत, उसको प्रोटेक्ट करना होता है। देन उसके जो उसमें हमारे पास अगर लूप होल हमें पता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ डेवलपर हमें पता है, तो हम कोशिश करें कि उन लूप होल्स को भी पब्लिश ना करें, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर ना बताएं और उनको खुद ही सॉल्व करें। फिर हमारे पास इसका एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि अगर आपने एप्लीकेशन कोई बनाई है और आपको पता है कि उसमें एट अ सर्टेन एलिमेंट, एट अ सर्टेन मॉड्यूल कोई बग है, तो आप उस बग को रिमूव करें, ना कि आप उसके लिए एडवर्टाइजमेंट दे दें कि जी हमें ये बग आ गया तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए टीम चाहिए, बंदे चाहिए। तो इस तरह के काम हमने नहीं करने, हमने एक सेफ इन्वायरमेंट बनाना है ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन
कि जो फंक्शनल जो उसकी सिक्योरिटी है वो इंश्योर हो। और ये वाली जो फंक्शनल सिक्योरिटी है इसको इंश्योर हमने ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास प्रोटेक्टिंग डेटा, उसमें जो भी हमारे पास डेटा है या तो वो मोशन में है, लाइक वो रोटेट कर रहे हैं, एक यूज़र से दूसरे यूज़र के पास जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने प्रोडक्ट ऐड की हुई हैं तो वो प्रोडक्ट मल्टीपल यूज़र्स एट द सेम टाइम देख रहे होते हैं, तो हमने उस डेटा को भी प्रोटेक्ट करना है। और फिर जो हमारे पास यूज़र का डेटा सेव्ड पड़ा है हमारे सिस्टम के अंदर, हमने उनको भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि जो ये दोनों डेटास हैं, इमोशन और एड्रेस, ये दोनों हमारे पास इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल है। द वैल्यूज डेटा मोटिवेट्स अटैकर्स टू फील सैबोटाज और करप्ट इट। तो जितना भी हमारे पास डेटा ज़्यादा होगा और हमारी उसके लिए वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर हमने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन ली भी है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो जितनी हमारे पास डेटा की वैल्यू ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं अटैकर्स उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक बहुत ही छोटा सा सिस्टम बना रहे हैं, लाइक अगर आपके पास एक शॉप है और आप उसका सिस्टम बना रहे हैं, तो कोई भी अटैकर उसकी तरफ ज़्यादा मोटिवेट नहीं होगा उसको हैक करने के लिए, अनलेस उसके आपके साथ कुछ पर्सनल टर्म्स ना हो। जो हैकर्स होते हैं, जो अटैकर्स होते हैं, वो टेंड करते हैं कि हम किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को हैक करें ताकि वहाँ से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो किसी भी छोटी चीज़ों से, किसी भी छोटे ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी छोटे सिस्टम से नहीं मिलेगी। It is essential for protection of integrity and value of organization's data. Here, safeguarding technology assets in organization, हमें क्या करना है जी कि must add secure infrastructure services based on the size and scope of the enterprise. तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी सिस्टम्स पड़े हैं उनके साइज़ के मुताबिक अपने सिक्योरिटी मेजर्स लेंगे। ये नहीं है कि हमारे पास 200 या 300 सिस्टम्स हैं और हमने जस्ट एक ही बंदा रखा हुआ है उनकी सिक्योरिटी के लिए, अपने नेटवर्क को मॉनिटर करने के लिए, नेटवर्क को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो जितनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ है, जितना उसका स्कोप है, आप उसी के लिहाज से उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अप्लाई करेंगे, उसमें मैन पावर को अप्लाई करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ कुड लीड टू द नीड ऑफ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर PKI। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है तो आप कुछ ऐसा सिस्टम बना लें जहाँ पे इंक्रिप्शन टाइप की आप फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इंक्रिप्शन में हमारे पास दो तरह की है, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक, वो आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे उसने कहा है कि पब्लिक की इंक्रिप्शन हमारे पास क्योंकि सिक्योर होती है, ज़्यादा सिक्योर होती है, इसमें कीज़ जो हैं वो हमें ज़्यादा ट्रैवल नहीं करवानी पड़ती हैं। जस्ट पब्लिक की को हम पब्लिश कर देते हैं और हर बंदा अपने प्राइवेट की के थ्रू उसको एक्सेस करता है। फिजिकल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स क्या होते हैं? फिजिकल सेफगार्ड्स आर डिफाइंड एज फिजिकल मेजर्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू प्रोटेक्ट अ कवर्ड एंटिटीज इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो जितने भी हमारे पास हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम्स होंगे फिजिकल जो इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म कर रहे हैं, हम उनको सिक्योर करने के लिए जो भी मेजर्स लेंगे उनको हम फिजिकल सेफगार्ड कह रहे हैं। हमारे पास लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, प्रिंटर्स हैं, राउटर्स हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रही हैं या उनको ट्रैवल करवा रही हैं। तो हम इन सब अपने जो हैं डिवाइसेस, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी सेफ्टी मेजर्स लेंगे उनको हम फिजिकल सेफगार्ड्स कह रहे हैं। द सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स आर अनदर लाइन ऑफ डिफेंस फॉर प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन। तो हमने जितने भी अपने सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं वो डिफाइन करेंगे कि हमारी इंफॉर्मेशन की जो प्रोटेक्शन है वो किस लेवल तक हो रही है। वन जनरल प्रिवेंशन मेजर इज़ टू यूज़ द क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग
का आपको पता है कि हमारे पास जो डेटा है वो डिसेंट्रलाइज हो जाता है, किसी एक स्पेसिफिक जगह पे डेटा नहीं पड़ा रहता। तो अगर आपको चांसेस हैं कि आपका डेटा किसी एक सिस्टम में पड़ा है और वो सिस्टम बैठ गया तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी, तो आप उस डेटा को किसी क्लाउड पे भी रखवा सकते हैं। From a physical security viewpoint, an obvious benefit of cloud computing is that there is a reduced need of information system assets on site, and substantial portion of data assets are not subjected to on-site physical threats. अब आपने अपने सब पासवर्ड जो हैं वो किसी एक सिस्टम में या किसी दो सिस्टम्स में सेव रखे हुए हैं। तो व्हाट इफ कि वो दोनों सिस्टम या वो एक सिस्टम करप्ट हो जाए, चोरी हो जाए, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते। और आप 100 से 10 या 20 पे आ जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ पासवर्ड्स याद हो जुबानी, लेकिन पूरी ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड्स को कंट्रोल करना या याद रखना वो इतना आसान नहीं है। तो अगर हम क्लाउड के ऊपर अपने डेटा को स्टोर कर लें, तो क्या होगा कि हमारी जो ऑन साइट फिजिकल थ्रेट्स हैं, लाइक हमारा जो सिस्टम है वो क्रैश कर गया, चोरी हो गया, उसमें कोई हार्डवेयर का इशू आ गया, उसकी जो है हमारे पास हार्ड डिस्क वो क्रैश हो गई, तो इस तरह के जो हमारे पास फिजिकल थ्रेट्स हैं, फिजिकल इश्यूज हैं, वो कम हो जाएंगे अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग को अप्लाई करते हैं। तो इन्वायरमेंटल थ्रेट्स में क्या हो सकता है कि जी हमारे पास कुछ सिस्टम्स पड़े हैं, वो डैमेज हो गए हैं, या फिर उनमें वो डैमेज किस तरह से हुए हैं कि जी हमारे सर्वर रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो उस हाई टेम्परेचर के ऊपर हमारी जो डिवाइसेस हैं वो सही काम ना कर सकें, या फिर वहाँ पे नमी आ गई तो हमारी जो डिवाइसेस हैं वो अपनी 100% कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक नहीं चल रहे। So this category encompasses conditions in the environment that can damage or interrupt the service of information systems and data they contain. यहाँ पे टेम्परेचर आ जाता है एंड ह्यूमिडिटी आ जाती है। टेम्परेचर में आप कह सकते हैं कि जी हमारी जो सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम, दैट मस्ट बी केप्ट बिटवीन 10 to 32 डिग्री सेल्सियस। तो 10 से कम होगा तब भी इशू है, 32 से ज़्यादा होगा तब भी इशू है। और ह्यूमिडिटी में आ जाता है आपके पास कि 40 to 60% तक हमारी जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो मेंटेन होना चाहिए, ताकि हम इन्वायरमेंटल थ्रेट्स को सही तरह से अवॉइड कर सकें। तो ये दो स्टेप्स हैं, इनके अलावा भी इन्वायरमेंटल स्टेप्स आ सकते हैं। फायर एंड स्मोक है कि आपकी जो फायर या स्मोक के सेंसर्स हैं वो सही काम करने चाहिए और अप टू द स्टैंडर्ड्स वो हों, लाइक, और आपके पास फायर फाइटिंग की जो इक्विपमेंट है वो अवेलेबल होना चाहिए। हर ऑफिस में, हर बिल्डिंग में, हर फ्लोर पे वाटर स्प्रिंकलर्स ये होने चाहिए, एंड फायर रेजिस्टेंस के जितने भी मटेरियल्स हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। वाटर डैमेज के लिए कि हम क्या कर सकते हैं कि जी हमारी जो रूफ़ के डिज़ाइन हैं उनको बेटर कर सकते हैं, अपनी प्लम्बिंग को हम इम्प्रूव कर सकते हैं और विंडोज़ लगा सकते हैं। देन सिक्योरिटी एग्जिट या सिक्योरिटी एग्जिट प्लान्स जो हैं वो भी हम इन्फोर्स कर सकते हैं। और फिर डस्ट आ जाती है, डस्ट को प्रिवेंट करने के लिए हम डेली क्लीनिंग करेंगे अपने सिस्टम्स की, अपने सर्वर्स की और अपने हमारे जो भी कंट्रोल रूम्स हैं उनकी। तो ये सब आ जाते हैं आपके इन्वायरमेंटल थ्रेट्स में, और आपने इनको भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंश्योर करना है कि एनवायरमेंटल थ्रेट्स जो हैं आपके वो मिनिमाइज्ड हों। Human can be controlled by the use of physical access control. Physical contact to resource is restricted by restricting access to the building in which the resource is housed. अब जिस भी जगह पे आपका
रिसोर्स इम्पोर्टेंट रिसोर्स पड़ा है, आपने उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। हम कैसे कर सकते हैं? हम उस रिसोर्स को एक लॉक कैबिनेट में या सेफ रूम में मूव कर सकते हैं जहाँ पे जस्ट ऑथराइज्ड पर्सन की एंट्री अलाउड हो। A machine should be permanently turned on. Security devices control the power switch. Equipped with a movable resource with tracking device. अगर वो movable device है तो उसमें tracking device लगाएं, और अगर portable है तो भी tracking device। अब जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल या ऑपरेशनल सिक्योरिटी है, यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो किसी भी फॉर्म में हों, वो किसी भी लेवल पे हों, उनकी उनका जो रोल है वो सिक्योरिटी में सबसे अहम होगा। क्योंकि हमारे जितने भी थ्रेट्स आएंगे हमें, वो हम 90 टू 95% हमारे जो थ्रेट्स हैं वो हमारे लोगों की वजह से ही होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे सिस्टम में एंटर कैसे होने, ये अब 5% लोगों को पता होगा जिनको हैकिंग का पता है। ये बाकी 95% लोग हमारे सिस्टम में एंटर होते हैं, वो हमारे अपने लोगों की वजह से ही होते हैं। वो किसी को पासवर्ड बता देते हैं या फिर एक्सेस करने का मेथड बता देते हैं, एक वे बता देते हैं कि आप इस तरह से सिस्टम में एंटर हो सकते हैं, बिल्डिंग में एंटर हो सकते हैं। या फिर उनकी नेग्लिजेंस की वजह से हमारी जो ऑपरेशनल या ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो रोल ऑफ पीपल जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। द ऑपरेशनल मॉडल ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्नॉलेजेस द प्रिवेंशन टेक्नोलॉजी that acknowledges that prevention technologies are not sufficient to protect our computer systems and networks। तो हम जो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं वो इनफ नहीं है हमारे सिस्टम्स को और हमारे नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए। तो हमें अपने एम्प्लॉयज़ को जो है, जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, हमने उनकी सिक्योरिटी को भी इंश्योर करना है। There are a number of explanations for why this is true. Some of them technical, but one of the biggest reasons that prevention technologies are not sufficient is that every network and computer system has at least one human user। तो हमारे पास उन नेटवर्क्स को, उन सिस्टम्स को चलाने के लिए एटलीस्ट हमें एक ह्यूमन यूज़र चाहिए होता है। एंड ह्यूमन आर प्रोन टू मिस्टेक्स एंड आर ऑफन इजीली मिसलेड और फूल्ड। तो जहाँ पे भी पर्सन इन्वॉल्व होगा, अगर हमने अपने सिस्टम को फुली ऑटोमेट कर दिया है तो दैट इज़ वेल इनफ, हमने 95% सिक्योरिटी को इंश्योर कर लिया है। लेकिन अगर हमारे सिस्टम में कोई एक भी ह्यूमन इन्वॉल्व है तो हमारी जो सिक्योरिटी है वो 50% 40% पे आ जाती है 95 से। क्यों? क्योंकि ह्यूमन मिस्टेक कर सकता है, ह्यूमन फूल हो सकता है या फिर तो वो कोई भी इंफॉर्मेशन इजीली दे सकता है किसी को भी। इसके लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होती है सोशल इंजीनियरिंग। Social engineering is the process of convincing an authorized individual to provide confidential information or to access to an unauthorized individual। सोशल इंजीनियरिंग में हमारे पास क्या होता है, हम किसी भी ऐसे बंदे को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं जिसके पास किसी सिस्टम की, किसी ऑफिस की एक्सेस हो। तो हम फिर उस ऑथराइज्ड पर्सन की प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन को लेके हम फिर उस सिस्टम के अंदर एंटर हो सकते हैं। It is a technique in which attacker uses various deceptive practices to convince the targeted person to provide information they normally would not provide, or to convince the target of the attack to do something they normally wouldn't do। इसमें कन्विंस किया जाता है उस सिस्टम, उस टारगेटेड बंदे को कुछ ऐसा करने के लिए जो वो नॉर्मली नहीं करना चाहता, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जो कि वो नॉर्मली प्रोवाइड नहीं करना चाहता, या फिर उसको कन्विंस किया जाता है
कुछ ऐसा करने के लिए जो वो नॉर्मली नहीं करता। अब इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, वो डिफरेंट मेथड्स क्या है अभी हम देखते हैं। सोशल इंजीनियरिंग इज वेरी स्ट्रेसफुल फॉर टू जनरल रीजन। द फर्स्ट वन इज द बेसिक डिजायर ऑफ मोस्ट पीपल टू बी हेल्पफुल। अब इसमें फर्स्ट रीज़न तो ये है कि जी कोई आपके सामने बहुत सौदा बन जाता है कि जी मुझसे ये काम नहीं हो रहा या फिर मुझे इसमें हेल्प चाहिए, तो ह्यूमन जो हैं वो हमेशा हेल्पफुल होना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन हेल्पफुल होना चाहते हैं, तो वो उसकी हेल्प करते करते अपनी भी कुछ इंफॉर्मेशन अनइंटेंशनली ट्रांसफ़र कर देते हैं उस पर्सन के पास, और फिर वो पर्सन जो है उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकता है। The second reason is that social engineering is successful, that individuals normally seek to avoid conflict and trouble. अब अगर मैंने कोई गलती की है और वो किसी भी थर्ड पर्सन को पता चल जाए और मेरी उस गलती की वजह से मुझे ऑर्गेनाइजेशन फाइन कर सकती है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन से निकाल सकती है, तो क्या होगा? जो जिस बंदे को, जिस थर्ड पर्सन को मेरी गलती का पता चला है, वो उस गलती को यूज़ करके मुझे थ्रेट कर सकता है मुझसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए। If the attacker attempts to intimidate the target, कि जी मैं आपके सुपरवाइजर को कॉल कर दूंगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हेल्प, कि आपने मेरी हेल्प नहीं की। द टारगेट में गिव इन और प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू अवॉइड कंफ्लिक्ट। तो इन तरह के जो इश्यूज हैं उनसे बचने के लिए जो टारगेटेड पर्सन है जिससे गलती हुई है वो अपनी जान छुड़वाने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देगा कि आपने ऊपर नहीं बताना, आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं आपको दे देता हूँ। इस तरह की जो ब्लैकमेलिंग है, इससे जो हमारी सिक्योरिटी है ऑर्गेनाइजेशन की वो बुरी तरह से मुतासर हो सकती है, और मेनली हमारे पास जो काम है वो यहीं से ख़राब होता है कि हमारे जो अंदर के बंदे हैं, जो हमारे ऑथराइज्ड पीपल हैं, वो इंफॉर्मेशन को लीक करना स्टार्ट कर दें। आगे भी कुछ केसेस हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। When somebody asks a question for which we know the answer, अब अगर हमसे कोई बंदा क्वेश्चन पूछता है जिसका हमें आंसर पता हो, तो हम नॉर्मली उसका जो रिस्पॉन्स है वो सस्पिशियस हुए बगैर दे देते हैं और हम उसका जो आंसर है वो प्रोवाइड कर देते हैं कि जी एक इसकी एग्जांपल इस तरह से हो सकती है कि मुझे अपने सिक्योरिटी, अपनी हाईटेक यूनिवर्सिटी का फ्लो पता है कि वो इंफॉर्मेशन को किस तरह से सेव करते हैं। अब एक नॉन टेक्निकल बंदा जिसको मेरी हाईटेक की यूनिवर्सिटी से जिसका कोई लेना देना है ही नहीं, वो अगर आके मुझसे पूछता है कि जी आपकी यूनिवर्सिटी में इंफॉर्मेशन का फ्लो क्या है, तो मुझे तो पता है, तो मैं उस नॉन टेक्निकल पर्सन के ऊपर ज़्यादा सस्पिशियस नहीं होऊंगा। तो हो सकता है कि मैं उसको वो आंसर दे दूं जो वो ढूंढना चाह रहा है। तो इस केस में हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। द प्रॉब्लम विद दिस इज दैट seemingly information can be used either directly in an attack or indirectly to build a bigger picture that an attacker can use to create an aura of authenticity during the attack. अब वो उस इंफॉर्मेशन को या तो डायरेक्टली यूज़ करेगा अटैक में या फिर इनडायरेक्टली उसको पास कर देगा ताकि एक बड़ा अटैक परफॉर्म किया जा सके जिसमें ऑथेंटिसिटी का कोई भी इशू नहीं होगा क्योंकि मैंने उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। The more information an individual has about an organization, the easier it will be to convince others that he is part of the organization and has a right to even sensitive information. तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी एक इंडिविजुअल के पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी, उतने ही चांसेस हैं कि वो अटैक में या अटैक अटैक में जो है उसका रोल ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके पास ऑर्गेनाइजेशन की नॉर्मल वाली इंफॉर्मेशन भी है और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी है। तो बाकी रोल्स भी यहाँ पे
गिवन है, प्लेन इंग्लिश है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद ही। उनमें अगर आप लोगों को कोई भी मसला आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी थ्योरेटिकल है ये सारा लेक्चर, यहाँ पे आपको ज़्यादा परेशान होने की या इसको वर्ड टू वर्ड याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप जैसे इसको एक दफ़ा पढ़ें, और इसमें से थ्योरेटिकल चीज़ें एटलीस्ट मुझे नहीं पता, तो मैं वो पेपर में भी नहीं पूछता आपसे, ठीक है। तो बस यही था, इसको आप बस एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा खुद सारे स्लाइड्स को, ताकि आपको पता हो कि इसमें है क्या चीज़। बाकी और कुछ भी नहीं है, टेक्निकल टर्म्स यहाँ पे कोई भी नहीं है इस लेक्चर में। लेकिन स्टिल अगर आप लोगों की कोई भी कंफ्यूजन हो, आपको कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो इन स्लाइड्स में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे या ईमेल। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।